जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर से आज स्टार्ट करेंगे हम। सेकंड चैप्टर का नाम है इकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें भी दो ही तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, एक बेसिक क्वेश्चंस, एक हाई लेवल क्वेश्चंस। सो वील बी स्टार्टिंग विद बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट। एंड इफ़ यू हैव सीन, तो आपने नोटिस किया होगा जो भी हम ईच एंड एवरी थिंग वॉट एवर वी आर रीडिंग इन द क्वेश्चंस, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनिशियली दी होती है। सो देर इज़ नो नीड टू रीड ऑल दिस अगेन, क्योंकि वो हम वहाँ कवर कर लेंगे। All right, so let's start with the first question for today. Ecology is the study of relationship between, तो ecology जो होती है वो किसके बीच में एक relationship को study करता है, organism और environment को। ठीक है, man and forest, soil and water, husband and wife ये question तो खैर statement अलग ही दिया हुआ है ऑप्शन। सो organism और environment, ठीक है, इस relationship को study की study को ecology बोला जाता है। मैन एंड फॉरेस्ट को स्पेसिफिक देखिए, आप वैसे भी एलिमिनेशन इसमें बहुत इजी था। अगर कोई गलत करके आया होगा तो हार्डली ही, आई डोंट थिंक कोई गलत करके आया होगा। सो बहुत इजी है ये। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो इकोलॉजी में दिखाया जाता है। मैन एंड फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, सॉइल एंड वाटर भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया जो एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है, बट ये पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी को कहते हैं। और हस्बैंड एंड वाइफ, इनकी स्टडी के लिए कोई वर्ड अभी तक आया नहीं, आई थिंक। So, word ecology originated from Greek oikos, meaning the house or environment. Ecology is the study of interaction among organisms and their environment. साथ ही साथ it also includes the study of orgasmal organismal interaction between abiotic components of their environment. The word ecology was coined by German scientist Ernst Haeckel 1834 से 1919 तक इनका ये रहे। और हीकल ने डिफाइन किया था इकोलॉजी को एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट। Ecology in current age refers to a broader spectrum encompassing not only plants, animal species and climate, but also to human beings and its physical surroundings. Right? Next question. The term ecosystem was proposed by, ecosystem term propose किया था टेंसले ने, A.G. टेंसले 1935 में। तो इकोसिस्टम वर्ड वॉज प्रपोज्ड बाय A.G. टेंसले, जबकि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, अर्न्स्ट हीकल ने। ये भी थोड़ा आप याद रखिएगा, इकोलॉजी वर्ड जो है वो हीकल का है, या वॉट एवर यू प्रोनाउंस। सो ये हो गया। और जो इकोसिस्टम वर्ड है वो टेंसले ने दिया है, A.G. टेंसले 1935 में। Who defined an ecosystem as a particular category of physical system consisting of organisms and inorganic components in a relatively stable equilibrium, open of various sizes and kinds. Ecosystem एक community है living organisms की, plants, animals और उनके microbes की, along with the non-living components of their environment, जैसे कि air, water, minerals, soils, etc. interacting as a system. ये जो बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, बायोटिक मतलब लिविंग, ए बायोटिक मतलब द थिंग्स वी सी अराउंड, रिवर, वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं वो ए बायोटिक, माउंटेन्स, मिनरल्स, ये सब ए बायोटिक में आते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड एज लिंक टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लोज एज इकोसिस्टम आर डिफाइंड बाय नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन। तो इकोसिस्टम क्या होता है, एक तरीके का नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। अब ह्यूमन अकेला एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी नहीं होगा, पानी, पहाड़, नदी, झरने कुछ नहीं होंगे, तो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो जो इंटरेक्शन है among organism and between the organism and the environment वो वेरी कर सकता है इन साइज एंड एस इन साइज फ्रॉम एज स्मॉल एज अ ड्रॉप इन द पॉन्ड टू लार्ज एज ओशन। सो अर्थ इटसेल्फ, अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें तो अर्थ इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। तो इसमें से क्या सही नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इन एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट, सही है। ये एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब कार्यरत है, काम कर रही है। इट हैज़ इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी तो खुद ही है ना, आप कहाँ से, अगर कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ आर यू हैविंग इट, कैसे आप खा रहे हो, कैसे आप चल पा रहे हो। एंड इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। देखिए क्लोज सिस्टम नहीं है ये, ठीक है, ओपन सिस्टम है ये नॉर्मली। सो इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन द कंजंक्शन विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, जैसे कि एयर, वाटर, मिनरल इंटरेक्टिंग एज अ सिस्टम। इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम देखें तो ये नॉर्मली एन ओपन सिस्टम है विद कंटिन्यूस बट वेरिएबल इनफ्लक्स।
एंड लॉस ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी. इकोसिस्टम ओवरऑल इंटीग्रेशन है ऑफ द होल मोजाइक ऑफ द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट. बेसिक फंक्शनल यूनिट है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है बाउंड्रीज की. बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं. फंक्शनल यूनिट है, केपेबल है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और सर्कुलेशन के लिए. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अलग अलग एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं. सेम टाइप ऑफ इकोसिस्टम नहीं है, ठीक है. तो पानी ज़्यादा है या लैंड ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, अलग अलग इकोसिस्टम आपके प्रेजेंट होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इकोसिस्टम. इट कंप्राइजेज बोथ एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स, बिल्कुल सही है. प्रोडक्टिविटी खुद की है, बिल्कुल सही है. क्लोज सिस्टम नहीं है, अगेन देखिए अब रिपीट हुआ है 2014-15. और ये नेचुरल रिसोर्स सिस्टम है, बिल्कुल सही है. नेचुरली है, आप तो बना नहीं रहे हो इकोसिस्टम को, बिगाड़ रहे हैं इनफैक्ट. सो विच 4 कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम. क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इकोसिस्टम को. वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर. ऑर्गेनिज्म कहाँ चला गया फिर, या जो भी है कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स. बायोटिक एबायोटिक तो सब एबायोटिक में आ गए. सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, अगेन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिसोर्सेज दिए हैं. एबायोटिक मटेरियल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये आ जाएगा. ठीक है. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स. इसके अलावा एबायोटिक भी चाहिए फिर. सो सी वुड बी द आंसर. जिसमें से कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स जो हैं वो बायोटिक मटेरियल है, बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम. बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगा. Community of organism interacting with one another, the part of the earth which is inhabited by living organism, a community of organism together with the environment in which they live. A community of organism together with the environment in which they live, and a community of organism interacting with one. Okay, this is the most appropriate one. Flora and fauna of geographical unit. So all the organisms and the abiotic components जो होते हैं environment के, वो सब मिला के आपका इकोसिस्टम बना रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. पॉन्ड्स, फील्ड, फॉरेस्ट, नन ऑफ दीज. तो फील्ड जो है वो आर्टिफिशियल है एक तरीके से, उसको हम डेवलप कर सकते हैं जैसे हमें करना है, कौन से पौधे लगाने के, ये नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं. फील्ड, गार्डन, ये सब आर्टिफिशियल में आते हैं. फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, ये नेचुरल में होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अगेन सो देखिए राइस फील्ड जो है वो अब आर्टिफिशियल हो गया. अब समझ आ गया होगा आपको कि भाई आपने राइस उगा दिया, ये आपके ऊपर है उस फील्ड में आप क्या कर रहे हो. सो वो एक आर्टिफिशियल, ऑल्दो उसमें जो प्रोडक्ट लगा है वो नेचुरल है. राइस एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, बट आप उसको अपने हिसाब से क्रिएट कर रहे हो. सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीट्स ऑल द क्राइटेरिया ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम बट मेड एंड कंट्रोल्ड बाय मैन or human. Orchards, farmlands, gardens, human-made reservoirs are some examples of artificial ecosystem. They can be broadly categorized as aquatic and terrestrial ecosystem. दोनों ही हो सकते हैं. पानी के भी, जैसे आप घर में एक्वेरियम रख रहे हो, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, एक्वेटिक में आ जाएगा. सो ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जबकि लेक्स, रिवर्स, ओशियंस, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं. नोटेबली एग्रीकल्चर अंडर ह्यूमन सिस्टम, ये इंस्ट्रूमेंटल है टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड डेवलपमेंट. ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम. अब आप बोलोगे कि भाई एक्वेरियम में आपने फ़िश डाली, बट आप उसको कंट्रोल कर रहे हो ना, कौन सी फ़िश डाली. समुद्र में तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कौन सी फ़िश आएगी या कौन सी रहेगी या कौन सी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, वहाँ आपका कंट्रोल नहीं होता है. वहाँ आते हैं मारने, आपका कंट्रोल में होता है, बट लाना तो वो आ ही रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख सकते हो कुछ आ रहे हैं, टर्टल भी रहेंगे, सब रहेगा. तो वो आपके ऊपर है. आप एक्वेटिक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अपने घर में बना सकते हो, ठीक है. तो ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया इज नोन एज. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप नॉर्मली ले सकते हो, जैसे कि एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय एनवायरनमेंट. भाई आपकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितने लोग, आपका एक घर है लेट्स से, उसमें 10 आदमियों के सोने की जगह है नॉर्मली. आप उसमें थोड़ा बहुत, घर को छोड़िए गाड़ी को ले लेते हैं, गाड़ी में नॉर्मली एक छोटी गाड़ी होती है एक, तो उसमें 5 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है. ड्राइवर आगे सीट पे, पीछे 3 आ जाते, जनरली 2 के लिए बट 3 आ जाते हैं. अब उसमें आप जब, जो हमें नज़ारे हमेशा ही देखने को मिलते हैं कि जब हम ठुसके भरे होते हैं पूरा, ठीक, तो वो हो गए. अब उसके बाद भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी भाई, आपने मैक्स टू मैक्स आप बहुत घुसा सकते हो, गोदी वोदी में बिठा लो, सब कर लो, तो भी 10 लोग, तो दैट इज़ योर कैरिंग कैपेसिटी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक. तो ये होता है
नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया। अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करोगे तो कैरियर लगाना पड़ेगा, पीछे खींच के आओ, तो वो होती कैरिंग कैपेसिटी। बट हमारी कैरिंग कैपेसिटी तो अति हो रही है। सो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो एक इकोसिस्टम सपोर्ट कर सकता है उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। एंड मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी में इतनों को हम सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आएंगे तो देखिए ना, अनसस्टेनेबल तो हो ही रहा है डेवलपमेंट। सो इतने लोगों को सस्टेनेबली सपोर्ट कर सकते हैं। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, राइट। तो ये है। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। Which of the following term describes not only the physical space occupied by an organism? ठीक है, तो सिर्फ फिजिकल स्पेस ही नहीं, उसका फंक्शनल रोल भी डिसाइड हो रहा है। तो वो क्या है, वो है इकोलॉजिकल निश। तो इकोलॉजिकल निश जो है, इट कैरेक्टराइजेज द पोजीशन ऑफ अ स्पीशी विद एन इकोसिस्टम कंप्राइजिंग स्पीशीज, हैबिटेट रिक्वायरमेंट एज वेल एज फंक्शनल रोल। ऑलराइट, द एक्चुअल लोकेशन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। तो एक्चुअल लोकेशन या प्लेस जहाँ पे कोई रहता है तो वो क्या होता है, वो हमारा हैबिटेट होता है। लोकेशन और प्लेस व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड अ हैबिटेट। दे डिपेंड ऑन फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन द हैबिटेट। अ बायोम इज अ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया। कुछ मेजर बायोम्स जो वर्ल्ड के अगर हम देखें तो वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा बायोम्स, ये सब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस। लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस, पानी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। डेजर्ट बहुत ही कम जगह पे, इकोसिस्टम है बहुत कम है। ग्रासलैंड एक लिमिटेड है, माउंटेन इकोसिस्टम बहुत कम, मरीन इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा है। सो दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। मरीन इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जो कि 71% ऑफ अर्थ सर्फेस कर रहा है एंड 97 ऑफ द प्लैनेट्स वाटर भी उसके पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड? सो अगेन ओशियन। Which of the following does not help to maintain ecological balance? Does not help to maintain ecological balance, तो क्या नहीं करेगा? देखिए, एफॉरेस्टेशन तो मतलब पेड़ लगाना हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना मतलब आप किसी को शेल्टर दे रहे हो। रेन वाटर मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है, रेन वाटर को मैनेज कर रहा है, ठीक है। इस साल जैसे आपने देखा होगा कि बारिश बहुत हुई है कंपैरेटिवली, हर साल से बारिश इस बार बहुत हुई है। एंड लेकिन उसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया है? नॉर्मली रन ऑफ हो रहा है वाटर जहाँ ज़्यादातर एरियाज़ में, बिकॉज पीपल वर नॉट रेडी। वो तो खैर हर साल ही रेडी नहीं रहते हैं, बट फिर भी इस बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुई है तो रन ऑफ हुआ है ऑलमोस्ट। तो रेन वाटर मैनेजमेंट अगर हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्प मेंटेन करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को। लेकिन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ये मेंटेन करने के लिए नहीं, डिप्लीट करने के लिए होता है, ठीक है। इम्बैलेंस इससे क्रिएट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया? सो डिफॉरेस्टेशन। डिजर्टिफिकेशन, फ्लड्स एंड फेमीन्स एंड रेनफॉल वेरिएशंस जो होते हैं वो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं। मेन कॉज की बात कही है इन्होंने, तो मेन कॉज ये हो गया। अब इसकी वजह से एक जो ट्रैप फंसेगा उसमें, बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा हो सकती है तो फ्लड्स आ सकते हैं, फेमीन्स। तो ये इसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस? लंबरिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, एफॉरेस्टेशन। अगेन ईजी है, लंबरिंग। लंबरिंग मतलब कि जो काट के इनको सेल ऑफ किया जाता है। द हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय, हाइएस्ट ट्रॉफिक लेवल एक इकोसिस्टम में किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? ओमनीवोर्स के द्वारा, ठीक है। तो हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर्स का डिफरेंस तो आपको पता ही होगा। तो 4 तरीके के ट्रॉफिक लेवल होते हैं। पहला ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स का है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो है वो हर्बीवोर्स का है, उसके बाद आपके आ जाएंगे हर्बीवोर्स मतलब जो शाकाहार या जो फूल पत्तियाँ पेड़ सब खा रहे हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स दैट इज़ कार्निवोर्स का है। एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है वो टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि ओमनीवोर्स का है, जो दोनों ही खाते हैं। डिकम्पोजर्स जो हैं वो सब पर ही फीड करते हैं। तो ये 4 तो ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स, देन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, और डिकम्पोजर्स जो हैं वो इन सब पे फीड करते हैं। तो हेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? इसमें से बायोटिक कॉम्पोनेंट कौन नहीं है? देखिए, एयर जो है वो बायोटिक नहीं, ए बायोटिक में आती है। प्लांट बायोटिक है, लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है, बैक्टीरियाज भी लिविंग है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्रोड्यूसर्स जैसे कि प्लांट्स, कंज्यूमर्स जैसे कि एनिमल्स ह्यूमन, डिकम्पोजर्स फंजाई बैक्टीरिया,
प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इको बॉडी इज, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी लिमिटेड एमिटेड बाय फर्मेंटेशन, में प्राइमरी सोर्स तो नहीं है। प्रिजर्व्ड वेजिटेबल शुगर, सोलर एनर्जी। इतना इजी क्वेश्चन ये इकोलॉजी में देते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही बेसिक से छूट रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ क्वेश्चन आप PYQs कोई या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी मॉक सीरीज जैसे, तो आप देखिएगा ये इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। करंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो गया माना जा सकता है कि भाई ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हैं ना, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी क्या होगा। तो अगर इसको भी कोई गलत हो, जो मुझे लगता नहीं है कि कोई गलत करेगा, हार्डली एक आधी कोई विरला होगा, तो जो भी वो विरला भी है जो गलत कर रहा है, तो उसको फिर ध्यान देना चाहिए कि आप बहुत ही बेसिक से छूट रहे हो, और ये क्वेश्चंस आपको पीछे लेके जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई गलत करके नहीं आएगा इस तरह के। लेकिन अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो आप यहीं से पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो याद ध्यान दीजिएगा, जो बहुत ही बेसिक्स हैं, जहाँ थोड़ी बहुत आ रही है, कुछ इंटरप्रिटेशंस लग रहे हैं, वहाँ गलत होता है, समझ में आता है कि वो कोई इंटरप्रेट कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, इट्स ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट इसमें ओके की कंडीशन नहीं चलेगी, आप डेली देख रहे हो, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए, आंसर्स देखिए, ऑप्शंस एलिमिनेट कर लीजिए। इसमें तो एलिमिनेशन में भी सेकंड्स नहीं लगते, बट अगर आपको टाइम लेना है आप आराम से टाइम लीजिए, बट गलत मत कीजिए, ऑलराइट। ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सोलर एनर्जी। भाई 4 दिन अगर बारिश की वजह से आप नॉर्मली, मैं तो कह रही हूँ कोई लॉजिक मत लगाओ आप, ठीक, कोई भी लॉजिक मत लगाओ आप, छोड़ दो कि भाई आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट के स्टूडेंट हो या आप UPSC हो या कोई भी स्टेट प्रिप, कुछ लॉजिक मत लगाइए। आप इमेजिन कीजिए जहाँ आप रह रहे हैं अभी, ठीक, जिनको आदत है, जिनके यहाँ पूरे दिन बारिश हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग टू देम, बट जिनको आदत, उनके लिए भी प्राइमरी सोर्स सोलर ही है, नो डाउट। बट मैं एक बहुत ही बेसिक लॉजिक की बात कर रही हूँ कि अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, देन यू मस्ट बी हैबिचुअल ऑफ दिस सोलर एनर्जी। भले ही गर्मी हो, आप कितना भी चिल्ला लोगे, इतनी तेज़ धूप है, बट 4 दिन धूप नहीं निकलेगी, आप परेशान हो जाओगे ना, दैट इज़ अ माइंडफुल फैक्ट। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है इकोसिस्टम का, सोलर एनर्जी, उसको ज़रूरी है वो आपके लिए, ऑलराइट। Concerning the food chain in ecosystem, which of the following kinds of organism is or are known as decomposers or organism or organisms, ठीक है। तो decomposers इनमें से किसको बोलते हैं, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया। तो देखिए फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं वो decomposers में आते हैं। वायरस इज़ नॉट अ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स आर नेचर्स रिसाइकलर्स, बिकॉज ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को जो कि डेड बॉडीज़ में मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। The term organic matter refers to the matters that comes from living organism. Decomposers are mainly the organisms such as bacteria and fungi in the form of yeast and molds, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एंड रिलीज करते हैं कंपाउंड्स जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। Which of the following are the primary consumers in an ecosystem? Select the correct answer from the quotes given below. Primary consumers की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, एंट्स, डियर, फॉक्स, टाइगर। देखिए अभी आपने यहाँ पढ़ा था, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हो, एंट्स। अब एंट तो नहीं खाने जा रही है ना, एंट का फूड क्या होगा, अब एंट तो बना के नहीं खा रही कि नॉनवेज उसने कुक किया बढ़िया, या किसी पे अटैक कर दिया शेर की तरह और खा लिया उसको, नहीं ना, बहुत ईजी है, एलिमिनेशन हो सकता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये, ठीक। डियर, डियर आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, डियर ऑल्सो इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर। वो मांसाहार या कार्निवोर्स नहीं है, एक्सेप्शंस में भी, अब कल को कोई आप वर्ड्स एक्सेप्शन लेके आ जाए, वो कहीं होंगे तो होंगे, नॉर्मली डियर इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक। फॉक्स नहीं है, फॉक्स सेकेंडरी कंज्यूमर में आती है, टाइगर भी सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, ऑलराइट। सो 1 और 2 इसमें सही आंसर हो जाएगा। मेनली हर्बीवोर्स इन अ फूड चेन आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर, इसीलिए मेनली का यूज़ होता है, कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। In the given option, deer is herbivores, hence it is a primary consumer. Ants fall under the decomposers and primary consumers both. तो ants दोनों में आती है. It can eat plants and receive energy from cellulose. टाइगर एक कार्निवोरस है, फॉक्स एक ओमनिवोरस है। फॉक्स दोनों खाती है, टाइगर दाल चावल नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी है। फॉक्स जो है वो दोनों खा लेती है। सिग्निफिकेंटली प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, हैंस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इन अ फूड चेन मैन इज़, मैन क्या है, तो प्रोड्यूसर है, ओनली प्राइमरी कंज्यूमर है,
ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर है या प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी है? तो भाई आपको पता होगा, आप शाकाहार भी कर रहे हो और जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो मांसाहार भी ले रहे हैं, तो दोनों ही ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मांसाहार ले रहे हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कभी आपने वेजिटेरियन को टच नहीं किया होगा, कभी आपने सब्जियां नहीं खाई, दोनों खा रहे हो ना। सो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। सो एक फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं जो कि फीड करते हैं ऑन द प्लांट। सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं फीडिंग ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड टर्शरी कंज्यूमर जो होते हैं वो लार्जर कार्निवोर्स होते हैं। तो फूड चेन में मैन इज़ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि प्लांट पे और प्रोडक्ट्स और मीट दोनों पे रिलाई करता है। 10% लॉ इज़ रिलेटेड विद, अब ये 10% लॉ क्या है? देखिए 10% लॉ जो होता है वो होता है रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी आती है तो 10% का ह्रास होता है या कम होता है। ठीक, सो ये बस आप पहले तो इतना याद कर लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट एलिमिनेट कर दीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ बर्ड्स एलिमिनेट कर दीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर एलिमिनेट कर, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी 10% लॉ। ठीक, पहला तो ये। अब देख लीजिए एनर्जी क्या, तो 10% लॉ जो होता है इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय रेमंड लिंडमैन इन 1942। इस लॉ के हिसाब से ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड एज फ्लैश। सिर्फ 10% जो एनर्जी होती है वो फ्लैश के तौर पे स्टोर्ड होती है, रिमेनिंग लॉस्ट हो जाती है ट्रांसफ़र के टाइम पे 90%। ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन और लॉस टू इनकम्प्लीट डाइजेशन बाय द हायर ट्रॉफिक लेवल। तो इधर रेस्पिरेशन में या इंडाइजेशन या किसी भी मोड से 90% जो होती है वो लॉस हो जाती है। व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूम्ड, 10% of the energy in the food is fixed into flesh and is available for next trophic level, carnivores or omnivores. When a carnivore or an omnivore consume that animal, फिर भी सिर्फ 10% एनर्जी फिक्स होती है फ्लैश में फॉर द हायर लेवल। तो हर लेवल पे फूड चेन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टॉप लेवल कंज्यूमर कन्वर्ट्स ओनली 10% ऑफ द एक्यूमुलेटेड एनर्जी इनटू हिज बॉडी वेट। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो एनर्जी होती है वो नॉन वेजिटेरियंस में ज़्यादा हो, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो बोलते हैं कि एनर्जी अगर नॉन वेजिटेरियंस में ज़्यादा हो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि अगर हम ट्रॉफिक लेवल को साइंटिफिकली भी देखें तो वेजिटेरियन एक स्टेप पीछे है, तो उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी का, इनसे ज़्यादा एनर्जी ही होगी, क्योंकि 90% का तो लॉस हो जाएगा वहाँ से यहाँ तक आते आते, जो फ्लैश में या बॉडी वेट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो मतलब ऊपर जो आप फर्स्ट लेवल पे जाओगे सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम 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 होती हुई आ रही है, सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र हो रही है। दैट इज़ द 10% लॉ। इन द मरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, मरीन एनवायरनमेंट में मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? तो भाई प्लांट्स, और जगह प्रोड्यूसर कौन होगा? प्लांट ही होगा जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी कर पा रहा है। तो वहाँ पे है फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को माइक्रो एल्गी भी बोलते हैं। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के जैसे ही होते हैं बिकॉज उनमें क्लोरोफिल है और उनको सनलाइट चाहिए होती है जीने के लिए, टू लिव एंड ग्रो। ज़्यादातर जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो बॉइंट होते हैं और फ्लोट करते हैं सतह पर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ओशन, जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट करती है पानी में। फाइटोप्लैंक्टन्स को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फर, जिनको वो प्रोटीन्स में, फैट्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इन्हीं को फिर नेक्स्ट लेवल खाएंगे, फिर उसके बाद इसी तरीके से मतलब जो ट्रॉफिक लेवल हमने टेरेस्ट्रियल पे पढ़ा वही हम ओशन में भी देखेंगे। अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम प्रोड्यूसर सिस्टम इज़, तो देखिए प्रोड्यूसर, अब सही बात है, गाय प्रोड्यूस नहीं कर रही है, पिकॉक भी नहीं कर रहा है, टाइगर भी नहीं कर रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स सेल्फ फीडिंग होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, जनरली एनर्जी लेते हैं, ये लाइट से फोटोसिंथेसिस के फॉर्मेशन में ही करते हैं। इनको ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और ये फंडामेंटल होते हैं टू द फूड चेन ऑफ ऑल इकोसिस्टम। इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। ट्रॉफिक लेवल 1 इंक्लूड्स, ट्रॉफिक लेवल 1 पे क्या आता है? देखिए इसको याद कर लीजिएगा जो हमने यहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल 1 पे क्या है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स। तो ट्रॉफिक लेवल 1 पे आएगा ग्रीन प्लांट्स। ठीक, ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स विच फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड उसको अवेलेबल करा देते। अब डायरेक्टली आप धूप में कितनी भी देर खड़े हो जाओ, आप नहीं बना सकते ना खाना, आपको क्या एनर्जी मिलेगी? और गर्मियों में खड़े होगे तो फिर आप समझ ही जाइए क्या हो जाएगा। तो क्या एनर्जी आपको मिले? आप क्या उससे आपकी भूख मिट रही है? क्या आप धूप में बैठे हो? अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट दैट जादू ऑफ कोई मिल गया, ठीक है, उसको एनर्जी मिल रही थी, बट ही डिड नॉट बिलोंग टू अर्थ। आप अर्थ पे हो, ह्यूमन हो, कैन यू प्रोड्यूस डायरेक्टली? नो।
द प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग, यू आर हैविंग देम, यू आर द सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट. तो आप उनको खा रहे हो, डायरेक्टली ले रहे हो, शाक सब्जी खाते हो, तो वहाँ से आपको मिल रहा है. बट आप खड़े हो जाओगे धूप में तो आप बोलोगे नहीं मैं भी प्रोड्यूस कर दूंगा. यू कैन नॉट प्रोड्यूस, राइट. आपके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्लोरोफिल नहीं है. ऑलराइट. सो बट जिस हिसाब से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं आज के टाइम पे, जिस स्पीड से मुझे लगता है कि फ्यूचर में ह्यूमन के अंदर क्लोरोफिल को इंड्यूस किया जाएगा कि भाई अब खाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है, ईदर यू अडॉप्ट द मांसाहार, वो भी एक टाइम पे कंप्लीट होगा, और अब आप ही के अंदर क्लोरोफिल डाला जाता है. नाउ यू विल प्रोड्यूस योर ओन फूड, सो यू विल बिकम द प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर मे बी in future. We cannot say anything can happen because whatever was not predicted is also happening. जो आज से 50-100 साल पहले सोचा भी नहीं गया होगा वो अभी हो रहा है. सो वी कैन नॉट से एनीथिंग. बट ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं. ऑलराइट. सो विच फिक्स अप द सोलर एनर्जी और उनका अवेलेबल कराते हैं. हर्बीवोर्स कम एट सेकेंड, स्मॉल कार्निवोर्स एट थर्ड, एंड टर्शरी कंज्यूमर्स लार्ज कार्निवोर्स. What is true about ecosystem? Primary consumers are least dependent upon producers. Least dependent कैसे होंगे? वो तो उन्हीं पे डिपेंड कर रहे हैं. Primary consumers are outnumber producers. No. Primary producers are more than primary consumers. True. Producers इस लेवल पे थोड़े ज़्यादा हैं. So secondary consumers are largest and most powerful. बिल्कुल नहीं. So given ecosystem there are generally more producers than primary consumers and more primary consumers than secondary consumers. ठीक है. तो ये चेन ऐसी चलती आएगी. Which of the following pairs is correctly matched? Mountain, abiotic component, green plants, rainfall. So correctly matched देखना. Mountains are most stable ecosystem. Abiotic component में bacteria biotic में आता है, ये most stable नहीं है. ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल है. रेनफॉल से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है. सो ऑल द पेयर्स मेंशन इन द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इकोसिस्टम बट करेक्टली मैच इज ओनली 3. ठीक. इकोसिस्टम एक कम्युनिटी होती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट. सिंस प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर रिलेटेड टू द इकोसिस्टम. करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम इज. सो करेक्ट ऑर्डर है, अगर हम फूड चेन की बात करें तो ग्रास, देन ग्रास हॉपर, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक. जैसे सेकंड में देखें अगर हम तो ग्रास हॉपर. अब फ्रॉग स्नेक को नहीं खाता है, स्नेक फ्रॉग को खा लेता है. ग्रास हॉपर पहले आ जाएगा तो भाई खाना कौन बनाएगा? खाना बनाना तो इसका काम है, तो ये पहले आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया. ग्रास हॉपर तो बिल्कुल ही अलग कर दिया, लास्ट में ग्रास पहुंचा दिया एलिमिनेट. तो ईजी है ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक. ठीक है. ग्रास हो गई आपकी प्रोड्यूसर, देन ग्रास हॉपर आपका प्राइमरी कंज्यूमर में आ जाएगा, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा, स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर में आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन? ग्रास, व्हीट, मैंगो, ग्रास, गोट, ह्यूमन. ये हो सकता है. और देखते हैं ग्रास, काउ, एलिफेंट, ग्रास, फिश, गोट. देखिए ग्रास, व्हीट, मैंगो. अब ग्रास को व्हीट नहीं खा रही है, व्हीट भी अपने आप में इनिशियली ग्रास ही है, प्रोड्यूसर है. ठीक है. मैंगो भी एक प्लांट ही है, प्रोड्यूसर है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया. ग्रास को घास को कौन खा रहा है? बकरी खा रही है. बकरी को कौन खा रहा है? ह्यूमन खा रहा है. ये हो सकता है, ये फूड चेन बन सकती है. गोट. अब देखिए गोट पहली बात तो प्रोड्यूसर नहीं है. अब उसको काऊ नहीं खाएगी बिकॉज काऊ शाकाहारी है. काऊ को एलिफेंट नहीं खाएगा, एलिफेंट भी शाकाहारी है. एलिमिनेट हो गया ना इजीली. ग्रास, फिश. अब कौन सी आपने मछली को घास खाते देखा है? फाइटोप्लैंक्टन्स कुछ कंज्यूम कर लेते होंगे, कोई बड़ी मछली तो पता नहीं, बट मछली आके घास खा रही है वो तो. और वो भी ये मरीन इकोसिस्टम है. यहाँ हम फिर से गोट पे आ गए. कौन सी आपने बकरी को मछली खाते देखा है? नहीं ना. तो एलिमिनेशन है. सिंपल दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है. ऐसे ही ये बेसिक दिमाग है, इससे ज़्यादा बेसिक. इसके लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं कि बुक में लिखा होगा कि बकरी घास खाती है कि नहीं खाती है, वो आपको पता है. ठीक है. और हम में से हर कोई कहीं ना कहीं रूरल एरिया से रिलेटेड है, तो अगर हम हैं तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए ईजी हो जाते हैं काफ़ी, अगर हम थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो बैकग्राउंड हम सबका रूरल है, ऑल्दो हम नहीं रहे हो बट बैकग्राउंड होता है. और थोड़ा आपकी जागरूकता पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है. तो ये बहुत ही बेसिक्स हैं, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. इस तरह के क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, गलत नहीं होने चाहिए. ठीक.
नहीं तो बाद में फिर जो रोना होता है वो इन क्वेश्चंस के लिए रोना होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। देखिए जहाँ पर दिमाग लगाना है वहाँ इंसान रिस्क लेने से डरता नहीं। इसमें लगेगा भाई बहुत ईजी है, मैं कर दे रहा हूँ। और ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरह के क्वेश्चन, बहुत बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मैंने बहुत लोगों को गलत करते देखा है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इन क्वेश्चंस में अगर नहीं भी समझ आ रहा है, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ, नॉर्मल दिमाग, बैठे बैठे, ठीक है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, ये आपको याद रखना है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो ऑलवेज अपराइट। मे बी का कोई ऑप्शन नहीं है, उल्टा नहीं होगा ना मे बी होगा, ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज एनर्जी फ्लो जो होती है वो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है, उल्टा कैसे कर दोगे। कुछ एनर्जीज नहीं, हीट के फॉर्म में हर स्टेप पे रिलीज हो जाती है। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल इन द गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो बायोमास पिरामिड, बायोमास मतलब मास की बात आ गई, बड़ा शरीर पहले आ जाएगा। तो ये होता है पॉन्ड में। जो पिरामिड होता है बायोमास का, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि डिपिक्ट करती है द एक्सटेंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया विद इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। इन ग्रासलैंड फॉरेस्ट ग्रेजुअल डिक्रीज होता है इन द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव लेवल्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू टॉप कार्निवोर्स। तो जो हमने देखा था पहले भी कि जो टेरेस्ट्रियल है उसमें वो धीरे धीरे जाते, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा थे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स उनसे कम हुए, फिर ऐसे, तो ये अपराइट रहता है। बट पॉन्ड में या मरीन इकोसिस्टम में द प्रोड्यूसर्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे आपको, तो प्रोड्यूसर्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, उनका बायोमास भी कम होता है। एंड दिस वैल्यू ग्रेजुअली शोज एंड डिक्रीज टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द पिरामिड, दस मेकिंग द पिरामिड इन्वर्टेड इन शेप। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, सो ईजी हो गया है, अब याद हो जाएगा आपको, मरीन में होता है, ठीक है। वहाँ खाना बनाने वाले कौन है मरीन इकोसिस्टम में? फाइटोप्लैंक्टन्स। अब आपने कौन सा ऐसा फाइटोप्लैंक्टन देखा है जो पेड़ के फॉर्म में है? बरगद का पेड़ तो नहीं खड़ा है पानी में, ठीक है। वहाँ क्या बन रहा है? फ्लोटिंग है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जहाँ पे पानी नीचे सीप जो सोलर एनर्जी जहाँ से नीचे सीप करेगी वो उनको पहले मिल रही है, वो उससे खाना बना रहे हैं, फिर उससे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स खा रहे हैं। तो यहाँ जो बायोमास है वो कम है, ऑलराइट। और जो सबसे ऊपर है, लेट्स से वेल है, शार्क, ये इनका बायोमास बहुत ज़्यादा है, दे आर द टॉप कंज्यूमर्स, ऑलराइट। Which of the following organism is likely to show the highest concentration of DDT once it has been introduced into the ecosystem? ओके, इनमें से किसको सबसे ज़्यादा होगा DDT? ग्रास हॉपर, ये तो सीधे घास खा रहा है। टोड, जो फ्रॉग का कज़न है। कैटल, स्नेक। तो देखिए DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायो मैग्नीफाइंग बल्यूटेंट है जो कि इंक्रीज़ करता है कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूम। अब देखिए एनर्जी लॉस हो रही थी बट ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एनर्जी तो हर लेवल पे 10% ही जा रही थी, बट ये इंक्रीज़ हो रहा है प्रोड्यूसर्स से, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स में बढ़ेगा, फिर सेकेंडरी में बढ़ेगा, फिर टेरिटरी में बढ़ेगा। तो ओनली जो स्नेक है वो टेरिटरी कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, DDT उसमें हाईएस्ट होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर से बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद करने। एनर्जी डिक्रीज़ होती है, ठीक है, फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन द इकोसिस्टम, ये डिक्रीज करती है। एनर्जी इज अ बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, इसको एनर्जी फ्लो बोलते हैं, जो कि यूनि डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जा रही है। एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉफिक लेवल इज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल। ये एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम लोअर टू हायर, हर्बीवोर, कार्निवोर एक्सेट्रा ट्रॉफिक लेवल में। देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट at each trophic level. So amount of energy during the transfer from one trophic to another decreases. और अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा था 10% law, ठीक। The amount of energy during transfer from one trophic level to another again decreases. Which of the following trees is not eco-friendly? बबूल, नीम, यूकेलिप्टस, पीपल। देखिए यूकेलिप्टस नहीं है इको फ्रेंडली, इसको एनिमी ऑफ द एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ भी इसको लगाया जाता है वहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बिकॉज ये पर्कुलेट कर जाता है नीचे एरियाज़ में। और मोस्टली इनको ऑस्ट्रेलिया में उगाया जाता था, अब इंडिया में बहुत सारी जगह इसकी खेती की जाने लगी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वाटर लेवल नीचे गिर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर टू बी एन एनवायरमेंटल हैजार्ड? सो यूकेलिप्टस। एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट,
इज इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज लेंटिक और लोटिक. लेंटिक क्या होता है? जो जमा हुआ पानी है, जो ठहरा हुआ पानी है, ठीक है, जो बह नहीं रहा है कंटिन्यूसली. लोटिक क्या होता है? जो बह रहा है, जैसे कि रिवर बह रही है हमेशा, ठीक है. आप टच नहीं कर सकते सेम वाटर को अगेन वो, क्योंकि वो बहती चली जा रही है. पॉन्ड एक लेंटिक सिस्टम है, क्योंकि वहाँ ठहरा हुआ पानी है. कीचड़, स्वैम्प, मार्शेस, कुछ भी वो ठहरा हो गया. अभी बारिश हुई है ना, आसपास जहाँ भी पानी जमा हुआ है वो किसका एग्जाम्पल है? वो लेंटिक का एग्जाम्पल है, ठीक है. वो लोटिक नहीं है, वो बह नहीं रहा है. और लोटिक क्या हो जाएगा? नदियाँ, ये लोटिक हैं, लेक्स लोटिक हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूसली रन ऑफ में है. याद रखिएगा ये चीज़, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कैसे भी आप याद कीजिए इनमें. अगर आपको कुछ निमोनिक्स बनाने आप कर लीजिए, मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है. बट अगर आप अभी दिमाग में फॉर एट प्रेजेंट आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अभी बारिश का सीज़न है, बारिश हो रही है ऑलमोस्ट एट द एंड. तो जहाँ जहाँ पानी का भराव है आपके आसपास, आई होप यू आर नॉट लिविंग इन सम काइंड ऑफ वर्ल्ड जहाँ बिल्कुल चिकनी सड़कें हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा. सो जहाँ भी भराव है वो क्या है, उसका एग्जाम्पल याद कर लो आप कि वो लेंटिक है. ये लेंटिक 50 बार बोलो, घर में सबको बता दो ये लेंटिक का एग्जाम्पल है. आप भूलोगे नहीं. लोटिक पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा. बिकॉज लेंटिक लोटिक एक टाइम बहुत इजी है, बट एक टाइम पे आके ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है ना. खादर भांगड़ आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, 1000 बार पढ़ लिया होगा, बट इनिशियली अगर आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो आप भूल जाओगे खादर क्या है, भांगड़ क्या है, ठीक है. कौन सी नई मिट्टी है, कौन सी पुरानी मिट्टी है. तो इसी तरीके से इसमें है. बाकी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है. सो लेंटिक होता है जमा हुआ पानी, स्टैटिक वाटर, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स. वाटरफॉल, रिवर, ये सब लोटिक में आएंगे. पॉन्ड्स एंड रिवर्स भी, सॉरी पॉन्ड्स तो इसमें लेंटिक हो जाएगा, रिवर लोटिक हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज, इसको बोलते हैं इकोटोन. दो डिस्टिंक्ट कम्युनिटी के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होती है, उसको इकोटोन बोला जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. देखिए सबसे स्टेबल तो ओशियन ही है, सबसे बड़ा भी, सबसे स्टेबल भी. ओशियंस आर द क्रेडल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विच हार्बर द हाइएस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इसको मैच नहीं कर सकता है. द बायोलॉजिकल रिचनेस विच एन ओशियन हैज़ of a coral reef, not only in some species but also in the variety and originality of survival strategies. ठीक है. कितना भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, बट अभी भी ऐसी जगह हैं ओशियन में जहाँ हम पहुँच नहीं पाए, और जब तक बचे रहेंगे तब तक ये इकोसिस्टम जो है वो इसमें सर्वाइवल रहेगी. सो इसको मैच अभी टेरेस्ट्रियल कोई भी इकोसिस्टम नहीं कर सकता. मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ये भी ओशियन ही है. विच इज द मोस्ट स्टेबल? अगेन मरीन ओशियन. एंथ्रोपोजेनिक बायोम कौन सा है इनमें से? देखिए एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रोपोलॉजी बहुत सारे लोगों का ऑप्शनल भी होगा. क्या है? ह्यूमन रिलेटेड है. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो एंथ्रोपोजेनिक बायोम क्या होगा? फ्रेश वाटर एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, रेन फॉरेस्ट नहीं है, ग्रासलैंड नहीं है, क्रॉपलैंड है, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन द ट्रॉपिकल वाटर्स. More than one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. Coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by tropical rainforests. Which of the statement given is or are correct? तो देखिए सही बात है, ट्रॉपिकल में ज़्यादा होती है बिकॉज दे नीड दैट वार्मर टेम्परेचर. 27 डिग्री का उनको टेम्परेचर, उनको फोटोसिंथेसिस उनको भी करना है. सो जूजैंथलीज क्रिएट हो रहे हैं, तो वो सब उनको चाहिए. मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ, ये आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा. तो सबसे वन थर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में मिला के ही है. कोरल रीफ्स जो हैं वो सब बहुत ज़्यादा एनिमल फाइला को दे आर होस्टिंग. ये हमने ऊपर ही देखा. सबसे ज़्यादा जो अभी भी जो मैच नहीं कर सकता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से, वो है ओशियन. तो वो सबसे ज़्यादा इनको पजेस कर रहे हैं, ठीक. तो तीनों ही सही हो जाएंगे. कोरल्स आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. Reefs are created by hard corals which secrete a skeleton that can turn into a giant structure like Australia's Great Barrier Reef. Most of the world's coral reefs are located in the tropical oceans near the equator. More than one third of the world's coral reef is located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. Coral reefs are one of the most diverse ecosystem on the planet. और ये जो ट्रॉपिकल मरीन कम्युनिटीज़ हैं, दे ऑक्यूपाई लेस देन 1% ऑफ द ओशन फ्लोर बट आर इनहेबिटेटेड बाय मोर देन 25% ऑफ ऑल नोन मरीन फिश स्पीशीज़.
32 of the 34 recognized animal phyla, they are formed on coral reefs compared to 9 phyla in tropical rainforest. ठीक है, 32 से 34 recognized animal phyla वो create करता है. Which one of the following is the largest ecosystem of the earth? तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है वो हाइड्रोस्फीयर है. फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है. हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोस्फीयर. सो लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ is biosphere. The biosphere is a part of earth where life can exist. It is highly integrated and interacting zone comprising of atmosphere, air, hydrosphere, water, lithosphere, land. It is a narrow layer around the, देखिए इसका आंसर बायोस्फीयर होना चाहिए. ऑलराइट, क्योंकि बायोस्फीयर में सब आ जाएंगे. हाइड्रोस्फीयर भी आ जाएगा, लिथोस्फीयर भी आ जाएगा, एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा. सो इट इज़ अ नैरो लेयर ऑफ अराउंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, द हाईएस्ट माउंटेन्स एंड द डीपेस्ट ओशियंस. ठीक है, तो बायोस्फीयर कहाँ कहाँ नहीं होता ये आपको देखने की ज़रूरत है. ये क्वेश्चन भी कभी बन सकता है कि एब्सेंट होता है कहाँ पर, एट द एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. ठीक है, तो बिल्कुल जो एक्सट्रीम्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के वहाँ नहीं मिलेगा, हाईएस्ट माउंटेन्स पे नहीं मिलेगा, और डीपेस्ट ओशंस में वहाँ पे बायोस्फीयर हम नहीं बोलते हैं. ऑलराइट, साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. In earth science, a biogeochemical cycle is a pathway by which chemical substances move through biotic and abiotic components of earth. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन एट्सेट्रा ये सब पाए जाते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में. इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंट्री द साइकिल. सो ये है फॉस्फोरस साइकिल में. In case of which of the following biogeochemical cycle, weathering of rocks is the main source of release of nutrients to entry the cycle. So this is phosphorus cycle. Phosphorus एक chemical element है जो कि अर्थ पे पाया जा रहा है numerous compound forms में, such as phosphate, iron, PO4 3 negative, located in water, soil and sediments. Much of the phosphorus on earth is tied up in the rock and sedimentary deposits from which it is released by weathering, leaching or mining. इनमें से कुछ अमाउंट जो पास हो जाता है थ्रू फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाया प्लांट्स, ग्रेजर्स, प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स टू बी रिटर्न टू दोज इकोसिस्टम बाय डेथ एंड डीके. मच ऑफ इट हाउएवर इज डिपॉजिटेड इन द सी इन शैलो सेडिमेंट्स. बाकी जहाँ पे वो रेडिली सर्कुलेट करता है, और इन ओशन डीप्स व्हेंस इट वेल्स अप ओनली ओकेजनली. फॉस्फोरस इज ब्रॉड बैक टू द लैंड. बाद में ये फॉस्फोरस जो है वो लैंड पे वापस लाया जाता है थ्रू फिश हार्वेस्ट एंड थ्रू कलेक्शन ऑफ गुआनो डिपॉजिट्स बाय सी बर्ड्स. ठीक है, तो एक तरीके का साइकिल है ये. और क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल, वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंट्री द साइकिल. तो ये फॉस्फोरस साइकिल से होता है. द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, तो ये हमने देखा बायोजियोकेमिकल साइकिल से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस, नॉट रिलेटेड टू, ध्यान दीजिएगा. वाटर मैनेजमेंट, बिल्कुल ये फिर से पुराना जैसा क्वेश्चन आ गया, अभी हमने देखा था. एफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. तो ये सब तो हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड नहीं है. देखिए इनडायरेक्टली है, बट अपार्ट फ्रॉम दीज ऑप्शंस ये बेस्ट सूटेबल आंसर है. इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी. इट इज़ अ स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी, ये स्लोगन था चिपको मूवमेंट का. नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मल्टी मोडल डैम बन रहा था नर्मदा नदी पे, उसके अगेंस्ट था. एपिको मूवमेंट कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए. चिपको मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू, सो ये प्लांट कंजर्वेशन से रिलेटेड था. पेड़ों पर लोग चिपक गए थे, लोग उन्होंने दे हग द प्लांट्स कि अब इनको काटेंगे नहीं. ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट पड़ा था. इट वॉज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुआ था 1973 में. एंड गौरा देवी जिन्होंने गैदर किए थे और भी लोगों को अपने साथ में अराउंड हर विलेज इन द गढ़वाल हिमालयस एंड प्रिवेंटेड द लॉगर्स. तो जो लंबरिंग के लिए, जो लॉगिंग के लिए जो लॉगर्स आ रहे थे, उनको पेड़ काटने से रोकने के लिए दे स्टिक टू द ट्रीज. दिस एक्ट बाय इलिटरेट ट्राइबल एंड वेमेन टू रिक्लेम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट. इसको ड्रामेटिक मूवमेंट बनाया गया और इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया.
ये एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल था जिसने मॉडर्न इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट को आगे बढ़ावा दिया. Consider the following statements relating to the ecosystem. The term ecosystem was given by A.G. Tensley. देखिए अभी हमने पढ़ा था, A.G. Tensley ने दिया था. Ecology किसने दिया था? Haeckel. Those organisms which produce their food themselves are termed autotrophs. ठीक है, producers, primary producers हो गए वो. Consumer consume their food through the process of photosynthesis. नहीं, consumers, अब आपको खाना खाने के लिए धूप में बैठ के photosynthesis करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो ये तो गलत हो गया. डिकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर्स इनटू ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक है ना, आप डिकम्पोज किसको कर रहे हैं? लेट्स कोई भी बॉडी पड़ी हुई है ऑर्गेनिक, किसी ऑर्गेनिज्म की या कुछ भी, तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको इनऑर्गेनिक में कर रहे हैं. सो टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय E.G. Tensley, I think 1935. Hence statement 1 correct. And biotic components are living things that shape an ecosystem. Autotrophic components are self-feeding organisms of ecosystem. ये खाना खुद ही प्रोड्यूस करते हैं. स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. Consumers are organisms of an ecological food chain which receive energy by consuming other organisms. These organisms are formally referred to as heterotrophs. तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है. Organic matter is recycled in an ecosystem by decomposers. Decomposers are organisms जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को into inorganic material. Which of the following is the correct sequence of the ecosystem in order of decreasing productivity? Decreasing productivity का sequence पूछ रहे हैं. ठीक है. Ocean, lake, grassland, mangroves. Mangroves, ocean, grasslands, lakes. Mangroves, grasslands, lakes, oceans. Oceans, mangroves, lakes and grasslands. Okay. बहुत ही क्लोज दिए इन्होंने. देखिए मैंग्रोव्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, उसके बाद ग्रासलैंड में, उसके बाद लेक्स और उसके बाद ओशियंस. ठीक है, तो ये इनका सही क्रम होगा, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशियंस. Concerning the food chain in ecosystem, consider the following statements. A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feeds upon each other. A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feeds upon each other. Food chains are found within a population of species. A food chain illustrates the number of organisms which is eaten by other. इसमें फर्स्ट सही है. फूड चेन illustrates the order in which a chain of organism feeds upon each other. फूड चेन्स आर फाउंड विद इन अ पॉपुलेशन. देखिए विद इन अ पॉपुलेशन नहीं है ना, अब घास और बकरी एक ही स्पीशी की तो नहीं है, उसके बाद ह्यूमन एक ही स्पीशी की तो नहीं है, तो अलग अलग हो गया, एलिमिनेट हो गया. फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज़ ईटन बाय अदर. नहीं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कितने खा रहा है वो इलस्ट्रेट नहीं करता है, वो एक चेन इलस्ट्रेट करता है कौन किसको खा रहा है. सो मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज दैट एनर्जी मस्ट पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. When herbivorous animals feed on plants, energy is transferred from plants to animals. किसी भी ecosystem में some of the animals feed on other living organism while some feed on dead organic matter. The latter from detritus food chain. Each chain usually has 4 to 5 such links. Food chains are not found within the population of another human being. Human being जो होती है वो single species में आती है. Which of the following statement is correct? The energy flow in the biospheric ecosystem is unidirectional. The energy flow in the biospheric is cyclical. Relative loss of energy in natural ecosystem decreases with increasing trophic levels, and species at progressively higher trophic levels appear to be less efficient in use available energy. तो भाई एनर्जी फ्लो जो होती है बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल होती है. हमने पहले ही देखा था, एक ही डायरेक्शन मूव करी, इधर उधर नहीं भाग रही. एक ट्रॉफिक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यूनिडायरेक्शनल जा रही है. ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल होती है, वन डायरेक्शनल होती है. एनर्जी एंटर्स द प्लांट्स फ्रॉम द सन फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जब वो खाना बना रहे हैं. ये एनर्जी फिर पास होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में. फूड चेन में द एनर्जी गिवन आउट बाय ऑर्गेनिज्म एज हीट, ये लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में. इट डज नॉट रिटर्न टू बी यूज बाय प्लांट्स अगेन, वो प्लांट्स दोबारा यूज़ नहीं करते. दिस मेक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल. अकॉर्डिंग to the first law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed in an isolated system. According to the second law, whenever energy transfers in new forms, there is evident decay in the intensity. ठीक है, तो intensity में कमी आएगी. Similarly, with increasing trophic levels of availability of energy decreases in the natural ecosystem. Alright, तो ये तो हो गए हमारे basic questions. अब इसी के बाद एक वीडियो और मैं लेकर आ रही हूँ, उसमें हम करेंगे हाई लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा.
सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।